हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 द सेल इसको रीड करेंगे। सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है। इस चैप्टर में हम डिस्कवरी ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्लांट सेल, सेल थ्योरी, एनिमल सेल, टिश्यू, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ द सेल, कोशिका की खोज। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. Cork is a part of the bark of a tree. He took thin slices of cork and observed them under a microscope. He noticed partition boxes of compartment in the cork slice. These boxes appeared like a honeycomb. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. Hook coined the term cell for each box. What Hook observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. रॉबर्ट हुक ने सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे कॉर्क की पतली परत को देखा। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग होता है। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क के टुकड़े को देखा। उन्होंने उसमें कुछ कक्स या डिब्बे देखे। ये जो डिब्बे हैं ये मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिख रहे थे। उन्होंने ये भी देखा कि एक डिब्बा दूसरे से विभाजित होता है। इन्होंने प्रत्येक डिब्बे को कोशिका का नाम दिया। वास्तव में हुक ने जो देखा था वे मृत कोशिकाएं थीं। Cells of living organism could be observed only after the discovery of improved microscope. Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observations. Today, we know a lot about cell structure and its functions because of improved microscopes having high magnification. जो जीवित जीव है उनको केवल जीवित जीव की कोशिकाओं को केवल इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के परीक्षणों के 150 सालों बाद तक कोशिका के बारे में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना और उसके कार्यों के बारे में काफ़ी जानकारी है और वो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की वजह से हुआ है जिसकी उच्च आवर्धन क्षमता होती है। अब है द सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत। यू ऑलरेडी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. फॉर दिस रीजन सेल्स आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. He looked at a piece of cork under the microscope that he had discovered and saw that it was made up of many small box-like structure. He called these boxes cells. तुम जानते हो कि सभी जीवित जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। इसी कारण कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहा जाता है। कोशिका को रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा। उन्होंने कॉर्क के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उन्होंने देखा कि छोटे छोटे डिब्बे की संरचनाएं देखी और उन्होंने इसको कोशिका कहा। लेटर ऑन इन 1838 टू जर्मन बायोलॉजिस्ट मैथियस स्लेडिन एंड थियोडोर स्वेन पुट फॉरवर्ड द सेल थ्योरी ऑफ लाइफ. द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज. बाद में 1838 में दो जर्मन बायोलॉजिस्ट मैथियस स्लेडिन और थियोडोर स्वेन ने कोशिका जीवन के सिद्धांत कोशिका को रखा जिसके मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ऑल सेल्स आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट आर नॉट आइडेंटिकल. New cells are formed due to division in old cells. The organization of cells in the body of a living organism determine its structure. The way an organism function depends on the way the cell works. जो सभी जीवित जीव है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं
सभी कोशिकाएं अपनी सामान्य संरचना और कार्यों में समान होती है, लेकिन एक जैसी नहीं होती। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। जो जीवित जीवों के शरीर में कोशिका का बनना ही उनकी संरचना को प्रदर्शित करता है। एक जीव के कार्य करने का तरीका कोशिका के कार्य करने के तरीके पर निर्भर करता है। A cell can be defined as the smallest structural and functional unit of life. The functional unit of a living organism is also a cell. This means a living organism carries out most of its functions in its cell. For example, digestion of food takes place in the various organs of the digestive system, but the enzymes that digest food are produced by the cells of the digestive gland. Blood transports oxygen and carbon dioxide. कोशिका को जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और जीवित जीव के कार्यात्मक इकाई भी एक कोशिका होती है। इसका मतलब यह है कि सभी जीवित जीव अपने अधिकांश कार्य कोशिका में ही करते हैं। जैसे जो भोजन का पाचन है वो पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के द्वारा होता है, लेकिन जो एंजाइम भोजन को पचाते हैं वे पाचन ग्रंथि की कोशिका द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। रक्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। These gases actually bind to the red blood cells and are transported in the body. Some organisms like bacteria and euglena are made up of a single cell. Every living organism begins life as a single cell. In multicellular organisms like plants and animals, a single fertilized egg cell multiplies into millions of cells to form a new organism. The egg of a living organism is a cell. Some eggs, like that of a hen, are large enough to be easily seen. The pollen grains of flower can also be seen. ये जो गैसें है वास्तव में ये रेड ब्लड सेल के साथ बंधी होती है और शरीर के पूरे भाग में परिवहन करती है। कुछ जीव जैसे कि जीवाणु और युगलिना ये एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक जीवित जीव की शुरुआत एक कोशिका से होती है। बहुकोशिकीय जीव जैसे पौधे और जानवर, उनमें एक निषेचित अंडाणु जो कई मिलियन कोशिकाओं में बढ़ जाता है, गुणा हो जाता है, और जिससे नए जीव का निर्माण होता है। जो जीवित जीव का अंडा होता है वो भी एक कोशिका होता है। कुछ अंडे जैसे कि मुर्गी का अंडा वे काफ़ी बड़े होते हैं, उनको देखना आसान होता है। जो फूलों के परागकण हैं उनको भी देखा जा सकता है। The cell is a living unit of the body. Each living cell displays the characteristics of the living organism. The science of cell is called cell biology. When Robert Hooke in 1635 to 1703 observed thin slices of cork from a tree under a microscope, he saw tiny box-like structure neatly fitting together like the rooms in a monastery. He called them cells. A few hundred years later, it was provided that all plants and animals were made up of cells. जो कोशिका शरीर की जीवित इकाई है, प्रत्येक कोशिका सजीव के लक्षण प्रदर्शित करती है। कोशिका के विज्ञान को सेल बायोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने जब कोर की परत को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्होंने बॉक्स की तरह की संरचनाएं देखी जो कि आपस में एक मट के कमरों की तरह आपस में फिट थे। उन्होंने इनको कोशिका कहा। कुछ सैकड़ों सालों बाद यह सिद्ध हुआ कि सभी पौधे और जानवर वे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं।
अब है हेडिंग माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी। मोस्ट सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आइज they can be seen easily with the help of light microscope. This is also called the compound microscope because two lenses, that the eyepiece lens and the objective lens, are combined to produce a magnified image of the cells and other objects. The light microscope has good magnification power to see cells, cellular organelles and bacteria. अधिकांश कोशिकाएं बहुत छोटी होती है, उनको हम नेक्ड नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दो लेंस, आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस, जुड़कर कोशिका या दूसरे वस्तुओं की मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं। जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी अच्छी आवर्धन क्षमता होती है कोशिका, कोशिकांगों और जीवाणुओं को देखने के लिए। अब है स्टेन्स और डाइज, दाग और रंग। सेल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस, दे डू नॉट ऑफर एनी contrast with the surrounding materials, which most often is colorless water. Transparent materials which are colorless are difficult to observe under microscope. To observe cells and their fine structure, different color stains are used. Some common stains are safranine, erosin and methylene blue. There are different staining techniques that use different stains. These stains react with specific part of the cell and make them clearly visible under a microscope. जो कोशिका है वो पारदर्शी और रंगीन होती है, ये अपने आसपास के पदार्थों के साथ कोई कॉन्ट्रास्ट ऑफर नहीं करती है, जो कि अक्सर रंगीन पानी होता है। जो पारदर्शी पदार्थ जिसमें जिनको जो रंगहीन भी होते हैं और जिनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना मुश्किल होता है। कोशिका और उनकी महीन संरचना को देखने के लिए अलग अलग रंगों के दागों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ साधारण दाग है सैफरनिन, इरोजिन, मेथिलीन ब्लू। अलग अलग स्टेनिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये जो स्टेन्स है ये कोशिका के विशेष भाग के साथ अभिक्रिया करते हैं और जिससे वो सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से दिखने लगती है। ऑब्जर्विंग एनिमल सेल्स, जंतु कोशिका को देखो। ऑब्जर्विंग योर आउन बकल कैविटी सेल्स, अपने खुद की मुख गुहा की कोशिका को देखो। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, कोशिका की संरचना। इस सेल इज फिल्ड विद ए लिविंग मटेरियल कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म. It includes the nucleus and cytoplasm. In most plant and animal cells, two different regions can be distinguished in the protoplasm when observed under a microscope. In the central region, you will find a dark spot which is the nucleus of the cell. The fluid in the cell is called साइटोप्लाज्म। जो कोशिका है वो एक सजीव पदार्थ से भरी होती है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। अधिकांश पौधों और जानवरों की कोशिका में दो अलग अलग क्षेत्र होती है, जिससे प्रोटोप्लाज्म में दो अलग अलग क्षेत्र होते हैं। जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, जो मध्य का क्षेत्र होता है उसमें एक काला धब्बा होता है जिसको कोशिका का केंद्रक कहा जाता है, और जो कोशिका में जो पदार्थ होता है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। न्यूक्लियस, केंद्रक। न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ऑलमोस्ट every cell has a nucleus. Red blood cells are among the exceptions. The nucleus is the largest and the most important organelle of the cell. It is made up of the following parts. जो केंद्रक है वह साइटोप्लाज्म में उपस्थित गोलीय पिंड होता है। लगभग हर कोशिका में न्यूक्लियस होता है। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है वे अपवाद में होती है।
मिसलियस कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। इट सराउंड्स द न्यूक्लियस एंड सेपरेट्स इट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। यह केंद्रक को घेरे रहती है और इसको कोशिका द्रव्य से अलग करती है। यह केंद्रक में पदार्थों के आने और जाने की आवाजाही पर नियंत्रण करती है। न्यूक्लियोलस, इट इज ए स्पेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। इट मैन्युफैक्चर्स सर्टेन केमिकल्स नीडेड इन द न्यूक्लियस। यह एक गोलीय पिंड होता है केंद्रक में। यह निश्चित केमिकल्स की जो केंद्रक में आवश्यकता होती है उनको बनाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज़ द फ्लड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। यह केंद्रक का तरल भाग होता है। क्रोमोसोम्स, देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमोसोम्स विच appear in during cell division. They consist of deoxyribonucleic acid and proteins. They carry hereditary characters known as genes. It is on account of these genes that an offspring resemble their parents. इसमें धागे की तरह की संरचना होती है केंद्रक में, जिनको क्रोमोसोम कहा जाता है, जो कि कोशिका विभाजन के दौरान दिखते हैं। इसमें डीएनए और प्रोटीन होते हैं। इसमें आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं जिनको जीन्स कहा जाता है। इन लक्षणों के आधार पर जो जीन्स है, जो शिशु है, वे अपने माता पिता से मिल पाते हैं। वैक्यूल्स, रिक्तिका। वैक्यूल इज ए नॉन लिविंग क्लियर कैविटी इन द साइटोप्लाज्म. इट इज फिल्ड अप विद ए clear watery fluid known as cell sap. Generally, it is found in plant cell. Animal cells have no or very small such vacuoles. जो रिक्तिकाएँ हैं वो निर्जीव स्पष्ट गुहा होती है कोशिका द्रव्य में। यह एक स्पष्ट तरल पदार्थ से भरी रहती है जिसको कोशिका रस कहा जाता है। सामान्यतः यह पौधों की कोशिका में पाई जाती है। जो जानवरों की कोशिका होती है या तो उसमें ये होती नहीं या बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।